जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए महा मैराथन क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम जीके और जीएस का 500 प्लस एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और जितने भी प्रश्न लिया गया है इस सेशन में, सभी के सभी 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न लिया गया है। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि परमाणु अप्रसार संधि कब लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए है 1950, बी है 1960, सी है 1970 और डी है 1980। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। परमाणु अप्रसार संधि कब लागू किया गया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1970 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, जिसके पास जितने भी परमाणु हथियार वाले देश है तो उनके बीच एक संधि किया गया कि परमाणु हथियारों को कम से कम प्रसार किया जाए। इसके लिए एक संधि किया गया। कब किया गया तो 1970 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एंड्रिनल ग्रंथि और टेक्टिस। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है, जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं एंड्रिनल ग्रंथि, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होता है। आयरन होता है, तांबा होता है, एल्युमिनियम होता है और मैग्नीशियम होता है। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। देखिए, क्लोरोफिल है जो कि पेड़ पौधे के पत्ते में पाया जाता है, और पेड़ पौधे के जो पत्ता होता है उसमें एक हरी पिगमेंट पाया जाता है। उसका मुख्य कार्य है कि सूर्य का प्रकाश आता है, उसको अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करे, तो जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होता है तो मैग्नीशियम, याद रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि खट्टे स्वाद के लिए जीभ का कौन सा भाग पता लगाता है। पार्श्व भाग, मध्य भाग, पिछली भाग और अग्रभाग। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। खट्टे स्वाद के लिए जीभ का कौन सा भाग पता लगाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जीभ का संरचना देख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, ये एक जीभ है और जीभ को यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। अग्रभाग, मध्य भाग, पार्श्व भाग और पिछली भाग। तो देखिए, ये जो हिस्सा रहता है जीभ का, इसको अग्रभाग बोलते हैं। ये जो हिस्सा दिख रहा है इस हिस्सा को मध्य भाग बोलते हैं, और ये जो हिस्सा दिख रहा है दोनों साइड जीभ के, तो इसको हम पार्श्व भाग बोलते हैं। और ये सबसे जो पीछे दिख रहा है ये, इसको हम पिछली भाग बोलते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर किस भाग पर कैसा स्वाद मिलता है। तो जो आगे वाला भाग रहता है ये मीठा का आभास कराता है, यानी जब कोई वस्तु हम मीठा खाते हैं तो यहीं से पता चलता है कि हम मीठा खाते हैं, ये आभास कराता है। ये जो दोनों साइड है मध्य भाग वाला, ये हमको नमकीन पता लगाता है, यानी कोई वस्तु नमकीन है तो पता लगाता है यहाँ पर जाता है तो ये नमकीन है। ये जो हिस्सा है ये पता लगाता है कि कोई वस्तु खट्टा है, तो खट्टा के लिए कौन सा है तो पार्श्व भाग है। और सबसे पीछे जो है वो कड़वा और तीखा का अनुभव कराता है। तो इस प्रकार से आप पता कर लिए कि कौन सा हिस्सा क्या स्वाद का पता लगाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि खट्टे स्वाद, तो खट्टे स्वाद के लिए यहाँ पर पार्श्व भाग हो जाएगा। अगर मीठे स्वाद पूछे तो अगली भाग, मध्य भाग से नमकीन और पीछे भाग से कड़वा और तीखा। मैं ऐसा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। पेलेग्रा होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, बेरी और स्कर्वी रोग। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है तो बेरी होता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेलेग्रा। पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है तो पेलेग्रा होता है B3 के कमी से होता है पेलेग्रा। नाइट ब्लाइंडनेस, इसको हिंदी में रतौंधी बोलते हैं, ये विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। स्कर्वी रोग, जिसे हम स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, और इसका रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड।
इस प्रकार से विटामिन से, इसके बाद कुछ और विटामिन छूट गए यहाँ पर, विटामिन डी छूट गया, विटामिन ई और विटामिन के। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, सूखा रोग जिसको बोलते हैं, हड्डी कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है, और विटामिन के की कमी से इनेमिया रोग होता है, रक्त की कमी हो जाता है शरीर में, इनेमिया रोग। और हीमोफीलिया हो जाता है, जब कोई शरीर में कहीं पर कटता है तो लगातार खून का बहाव होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कोर्सिका द्वीप का संबंध किस व्यक्ति से है? हिटलर से है, मुसलिनी से है, रूसो से है, नेपोलियन बोनापार्ट से है। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कोर्सिका द्वीप का संबंध किस व्यक्ति से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इससे महत्वपूर्ण रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के थे? तो ये फ्रांस के थे। इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम है वाटरलू का युद्ध, जो कि 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें पूर्ण रूप से ये हारे थे और पराजय हुआ था, आत्मसमर्पण, घुटना टेकना पड़ा था इंग्लैंड के सामने। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के थे? तो ये फ्रांस के थे। मुसलिनी कहाँ के थे? तो मुसलिनी एक इटली के थे, याद रखिएगा, इटली के। हिटलर नाजीवाद का संस्थापक था जर्मनी में। और रूसो कहाँ के था? तो रूसो स्विट्जरलैंड का था। यह एक लेखक और संगीतकार था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि जेमिनी राय का संबंध किस क्षेत्र से है? संगीत से, चित्रकला से, शिक्षा से और खेल से। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जेमिनी राय का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, चित्रकला, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसा ही वीडियो आपको डेली मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फोटोग्राफी, सिस्मोग्राफी, फोटोग्राफी और न्यूमिस्मेटिक्स। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उसको फोटोग्राफी कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने, एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? देखिए एलोरा का जो गुफा है ये औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ पे? तो महाराष्ट्र के एक जिला है औरंगाबाद, वहीं पर एलोरा की गुफा है। और ये हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्म के लिए से संबंध रखता है वो गुफा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच पलेखेरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1715 में, 1720 में, 1728, 1734। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का चुनाव करें 1728 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। एक प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिएगा कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि गौतम बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था? ज्ञात्रिक से, शाक्य से, चौहान से और चंदेल से। बताइए 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गौतम बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था? जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो देखिए गौतम बुद्ध जो थे, जिसको महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, वो शाक्य वंश के थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। देखिए महात्मा बुद्ध, जिसे गौतम बुद्ध बोलते हैं, जिनका जन्म हुआ था लुम्बिनी, जो कि नेपाल में स्थित है। जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और उसके बाद से ये 29 वर्ष के आयु में वो अपना गृह त्याग करके चले आए थे बिहार में। बिहार के बोधगया जिला में आ गए थे और यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति किए। ज्ञान के प्राप्ति के उपरांत ये अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो ये सारनाथ में दिए थे, जो कि यूपी में है। उसके बाद से 483 ईस्वी में कुशीनगर, जो कि यूपी में है, वहीं पे इनका देहांत हो गया, जिसको महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ जानकारियां हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने, कौन सी टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? फ्रेंच ओपन, यूएसए ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और विंबलडन ओपन। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कौन सी टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर? एकमात्र
टेनिस खेल प्रतियोगिता कौन सी है, तो विंबलडन ओपन है, जो कि घास के मैदान पर खेली जाती है। और ये चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे पुरानी है विंबलडन ओपन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह मणिपुर में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कुछ महत्वपूर्ण झील के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सांबर झील और पुष्कर झील ये दोनों राजस्थान में है, याद रखिएगा। सांबर झील और पुष्कर झील दोनों के दोनों राजस्थान में है। डल झील और बुलर झील ये दोनों है जो कि जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद वेम्बनाथ झील, पेरियार झील ये दोनों है केरल में। पुलिकट झील और कोलेरू झील ये दोनों है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद लोनार झील ये किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। भीमताल झील, देवताल झील ये सब है उत्तराखंड में है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण झील है, याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर 14वां प्रश्न आपके सामने कि कादम्बरी नाटक के लेखक कौन है? हर्ष से, संध्याकर, नंदी, बाणभट्ट और रवि कृति। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो कादम्बरी नाटक के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसकी सहायता से की गई? 4 ऑप्शन है आपके सामने, फ्रांस की, जर्मनी की, इंग्लैंड की और सोवियत संघ की। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो भिलाई में स्थापित है इस्पात कारखाना वो किस देश के सहायता से स्थापित किया गया? तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, सोवियत संघ। देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। कौन कौन सा? तो एक भिलाई था, एक दुर्गापुर था, एक राउरकेला था। तो जो भिलाई था वो सोवियत संघ के सहायता से स्थापित किया गया। उसके बाद जो राउरकेला था वो जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। उसके बाद से जो दुर्गापुर है वो ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो महालनोबिस मॉडल। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो औद्योगिक पर जोर दिया गया था। और उसका समय कब से कब है? तो 1956 से लेकर 1961 के बीच उसका द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उससे तथ्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को, जल विद्युत को, कपास को और हाइड्रोजन को। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, जल विद्युत, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार का रीट जारी करता है? 10, 8, 6 और 5। जल्दी से बताइए 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार का रीट जारी करता है? तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का दूसरा नाम क्या है? वित्त निगम, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय निगम कोष। बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। विश्व बैंक की मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि वृद्धि के हिंदू दर के प्रतिपादक कौन है? राजकृष्ण, विलियम जोन्स, एसके वर्मा और राजन तिवारी। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजकृष्ण। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए फटाफट। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि संपत्ति का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 42, 43वां, 44वां और 52वां। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। बाद में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 1978 ईस्वी में हुआ, इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसको कानूनी अधिकार दे दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि पक्षियों में कितने अंडाशय होता है? 1, 2, 3 और 4। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है?
पक्षियों में कितने अंडाशय होता है? तो एक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? ऑक्सीजन O3 है। O3 किसका अणु सूत्र होता है? तो ये ओजोन का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? निम्न में से कौन एक न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, O2। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है? पारा का, ब्रोमीन का, ग्रेफाइट का और फास्फोरस का। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नाभिकीय रिएक्टरों में किसका प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है? तो देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और एक होता है शीतलक के रूप में। तो शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O का प्रयोग किया जाता है शीतलक के रूप में। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? मुगल थे कि तुर्क थे कि शिया थे कि सुन्नी थे? तो देखिए, जो दिल्ली सल्तनत के दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और सर्वप्रथम किस वंश का स्थापना हुआ? था गुलाम वंश का हुआ। इस पर टोटल 5 वंश शासन किया था। तो गुलाम वंश का सबसे पहले स्थापना हुआ जो कि तुर्क का था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तुर्क है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य में RBC की सामान्य संख्या कितनी होती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो इसका एग्जैक्ट तो संख्या नहीं होती है, लेकिन ये कितना से कितना के बीच में होती है ये है। तो 4.7 मिलियन से लेकर 5.7 के बीच होता है। तो यहाँ पर कौन इसके बीच में है? तो यहाँ पर 5 मिलियन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और एक और, RBC की जीवन काल मनुष्य के शरीर में कितने दिन का होता है? तो लगभग 120 दिन के आसपास होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि कोलकाता, मुंबई, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1850 में, 1855 में, 1860 और 1862। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो कोलकाता, मुंबई, मद्रास तीनों को एक साथ स्थापना किया गया, कब किया गया? तो 1862 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 27वां प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ? ब्रह्म समाज का, आर्य समाज का, प्रार्थना समाज का और सत्य शोधक समाज का। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ? तो सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो ब्रह्म समाज। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि कौन से समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। इसका स्थापना कब किए? तो 1828 ईस्वी में, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इसका स्थापना कब किए? तो 1875 ईस्वी में किए। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। इसका स्थापना कब किया? तो 1867 ईस्वी में किए। सत्य शोधक समाज, इसका स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना 1873 ईस्वी में हुआ। कौन किए? तो ज्योतिबा फूले इसका स्थापना किए। एक है रामकृष्ण मिशन, इसका स्थापना कब हुआ? तो 1897 ईस्वी में। और इसका स्थापना किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद जी किए थे। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य में प्रजनन क्षमता की कमी आती है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है? तो विटामिन ई की कमी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। ए से रतौंधी, डी से सूखा रोग होता है जिसे रिकेट्स बोलते हैं, और के से होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है जिसको हीमोफीलिया बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि बलतोरा हिमनद हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? हिमाद्री में, लद्दाख में, जस्कर में और काराकोरम में। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, काराकोरम श्रेणी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने। एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि हिमालय का औसत ऊंचाई कितनी है? जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में स्थित है? 2, 3, 4 और 5। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए, टोटल भागों की संख्या कितना है? तो भागों की संख्या टोटल 22 है। भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक है,
ये संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताता है जो कि 5 से लेकर 11 तक है। उसके बाद देखते हैं भाग 3 है जो ये मौलिक अधिकार के बारे में बताता है जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। मौलिक अधिकार कितना है तो टोटल 6 है और इसमें जो अनुच्छेद 32 है इसी मौलिक अधिकार को संविधान के आत्मा बोलते हैं कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट यहाँ पर है नीति निर्देशक तत्व, तो 21 भाग में है तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है जो कि नीति निर्देशक तत्व, और एक है 51 के ए, उसमें मूल कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है। और फिर यहाँ पर भाग 5 की बात करें तो इसमें ये 52 से लेकर और 151 तक है। इसमें क्या है तो संघ के बारे में वर्णन किया गया है। 31वां प्रश्न आपके सामने के बारूद नाइटर किसका मिश्रण है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो बारूद नाइटर किसका मिश्रण है तो सल्फर और चारकोल का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 32वां प्रश्न है कि ए रिवर सूत्र के लेखक कौन है। उषा मेहता, गीता मेहता, राकेश मोहन और आरबी सक्सेना। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गीता मेहता। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी कहाँ पर स्थित है। लखनऊ में, अमेठी में, रायबरेली में, कानपुर में। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी कहाँ पर है तो ये रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिला था तो 1971 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, और ये भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन सा है। हीलियम है, आर्गन है, नाइट्रोजन है, इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो ये नाइट्रोजन अक्रिय गैस नहीं है, हीलियम और आर्गन यहाँ पर है। तो आर्गन का मात्रा सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि कौन सा अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि चीनी यात्री फयान किसके दरबार में आया था। समुद्रगुप्त के, श्रीगुप्त के, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य बोला जाता है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो चीनी यात्री फयान किसके दरबार में आया था तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। समुद्रगुप्त को एक और नाम से जानते हैं, भारत का नेपोलियन। उसके बाद से एक है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था तो वेनसोंग आया था, जो कि वो भी चीनी यात्री था। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के निर्वाचित किया गया था। अब्दुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयबजी, मोहम्मद अली जीना और सलीमुल्लाह खां। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो रमेश चंद्र बनर्जी थे। उसके बाद से 85, 86 और 87 में ये आए थे बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि मुस्लिम थे। तो इस प्रकार से कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम कौन बने तो बदरुद्दीन तैयबजी। सबसे अधिक बार कांग्रेस का अध्यक्ष किसने कौन बने हैं तो मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर। तो बेहद ही सिंपल प्रश्न है, महत्वपूर्ण, यानी छुआछूत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि भारतीय जनगणना का महाविभाजक काल किस जनगणना को माना जाता है। 1921, 1931, 1941, 1951। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो महाविभाजक के रूप में 1921 को जानते हैं और लघु विभाजक के रूप में 1951 को जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है अंडमान द्वीप समूह एक निकोबार द्वीप समूह को कितना डिग्री चैनल अलग करता है। 5 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री और 45 डिग्री। तो इसको 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो इस सेट में ये 39 प्रश्न देखे। नेक्स्ट सेट में जल्दी से हम उस प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाले विश्व का पहला देश कौन है। ऑप्शन नंबर ए है भूटान, बी है जापान, सी है चीन और डी है अफगानिस्तान। बताइए 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है।
तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है भूटान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है? ब्राज़ील में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में और जापान में। बताइए 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो गोल्ड पर्वत है जो कि अमेरिका में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में और सिक्किम में। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? निम्नोलॉजी, इंसेक्टोलॉजी, आर्कियोलॉजी और इनमें से कोई नहीं। तो स्पाइडर का अध्ययन को हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा गया है, आर्कियोलॉजी इसका होगा, आर्कियोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पहला UID कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? केरल में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो सबसे पहले महाराष्ट्र में ये बनाया गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? जेम्स फोर्ड ने, जेम्स फिलिप ने, जेम्स कुक ने और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं जेम्स कुक, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा होती है? बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ताइवान, म्यांमार, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व प्रसिद्ध उलंग जो चाय है वो ताइवान में पैदा होती है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है सन 1971 में, बी है 1999 में, सी है 1975 में और डी है 1965 में। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का ATM नेटवर्क है? कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक और कर्नाटका बैंक। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का ATM नेटवर्क है? तो कर्नाटका बैंक का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी? 1991 में, 1995 में, 1999 में और 1990 में। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1999, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बिग पुश थ्योरी किसने दी थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बिग पुश थ्योरी किसने दी थी? तो आर रॉडन के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? 1885 में, 1871 में, 1903 में और 1886 में। बताइए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय 1886 ईस्वी में हुआ। इसका स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ। किसका स्थापना? तो कांग्रेस का।
और मात्र 1 साल के बाद जो कलकत्ता अधिवेशन था, 1 साल के बाद इसमें इंडियन एसोसिएशन विलय हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित है? लॉर्ड कैनिंग से, लॉर्ड वेवल से, लॉर्ड रिपन से और लॉर्ड जेम्स फोर्ड से। बताइए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित है? तो ये लॉर्ड वेवल से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 14वां प्रश्न है कि बहावी आंदोलन का प्रणेता कौन थे? चारों ऑप्शन दिखाते हैं आपको। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से चारों ऑप्शन देखकर बताइए कि इसका सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कि सैयद अहमद बरेलवी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ संरक्षित कर रखा जाता है? जो सफ़ेद फास्फोरस होता है उसको कहाँ संरक्षित करके रखा जाता है आपको बताना है। मिट्टी के तेल में, पानी के अंदर, द्रव नाइट्रोजन में, इनमें से कोई नहीं। बताइए 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो देखिए जो सफ़ेद फास्फोरस होता है इसको पानी के अंदर रखा जाता है। ये जैसे ही वायु के संपर्क में आता है तो यह अभिक्रियाशील हो जाता है, इसलिए इसको पानी के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मेघनाथ देसाई, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्य का निम्न सदन किसको कहा जाता है? विधानसभा को, विधान परिषद को, सचिवालय को और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो देखिए राज्य का निम्न सदन विधानसभा को बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर बोला जाए कि केंद्र का निम्न सदन और उच्च सदन किसको बोला जाता है, तो निम्न सदन लोकसभा को बोला जाता है, ये अस्थायी होता है, और उच्च सदन राज्यसभा का बोला जाता है जो अस्थायी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है, लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है? महालेखा नियंत्रक का, लोकसभा अध्यक्ष का, वित्त मंत्री का और प्रधानमंत्री का। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? जो सार्वजनिक लेखा समिति होता है उसमें राज्यसभा का आपको सदस्य बताना है। ऐसे अगर बात करें तो सार्वजनिक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। इस 22 सदस्य में 7 सदस्य होते हैं जो कि राज्यसभा के होते हैं और 15 सदस्य होते हैं जो कि लोकसभा के होते हैं। तो यहाँ पर राज्यसभा पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेना अध्यक्ष और इनमें से कोई नहीं। दे जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
देखिए 22वां प्रश्न है आपके सामने कि बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है। गोवा में, मुंबई में, कोहिमा में और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ पर स्थित है, तो ये गोवा में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि ईमेल के खोजकर्ता कौन है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। ईमेल का खोज कब किया गया, तो ये 1975 ईस्वी में किया गया, लेकिन किसने किया यहाँ पर पूछा गया है, तो शिवा यावदुराई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने, संयुक्त अरब अमीरात UAE यानी दुबई के मुद्रा का नाम आपको बताना है। रबात, दिरहम, एन और फोल्केटिंग। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो दुबई का मुद्रा का नाम है दिरहम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि लॉस्ट चाइल्ड के लेखक कौन है। मुल्क राज आनंद, सलमान रुश्दी, अरविंद घोष और शिवानंद। बताइए 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो लॉस्ट चाइल्ड लेखक है मुल्क राज आनंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 26वां प्रश्न है आपके सामने, खिलाड़ी माइकल शुमाकर किस देश के हैं। अमेरिका के, ब्राज़ील के, जर्मनी के और स्विट्ज़रलैंड के। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न के सही आंसर कौन सा है। तो जो खिलाड़ी यहाँ पर माइकल शुमाकर है वो जर्मनी के थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है वेग, बी है चाल, सी है विस्थापन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है। अरुण जेटली को, पी चिदम्बरम को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है। तो जो भूमध्य सागर की सीमा है वह 3 महाद्वीपों को छूती है। देखिए उसके भूमध्य सागर के दक्षिण में अफ्रीका है, उत्तर में इसके यूरोप में है और पूर्व में इसके एशिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, मदन मोहन मालवीय ने, के चंद्रशेखरन ने और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल सही जवाब है। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, छत्तीसगढ़, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और डी है मिजोरम। बताइए 31वां प्रश्न के सही आंसर कौन सा है। तो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड बेलेजली को, सी है सर चार्ल्स मेटकॉफ को और डी है कैनिंग को। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। सन 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बाद ये वायसराय बने थे भारत के सर चार्ल्स मेटकॉफ, और ये भारतीय प्रेस के प्रति उत्तरवादी नीति अपनाई थी, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 2 प्रश्न है आपके सामने कि चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय से अपना शिक्षा ग्रहण की थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय,
विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदंतीपुरी विश्वविद्यालय। बताइए 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चीनी यात्री वेनसांग ने वो नालंदा विश्वविद्यालय से अपना शिक्षा ग्रहण की थी। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त के द्वारा 5वीं सदी में कराया गया था, लेकिन 13वीं सदी में इसे बख्तियार खिलजी के द्वारा तोड़वा दिया गया और बख्तियार जो खिलजी था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न देखते हैं कि डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं एडिस एजिप्टी मच्छर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। गौतम, पतंजलि, कपिल और जैमिनी। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने गोपत ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से और अथर्ववेद से। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। गोपत ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के पास शेयर कर दें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गोपत ब्राह्मण जो थे वो अथर्ववेद से संबंध रखते थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अष्टप्रधान का संबंध किससे है। कृष्णदेव राय से, शिवाजी से, अकबर से और अशोक से। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। अष्टप्रधान का संबंध किससे है। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल में 8 पद था, उस 8 पद को मिलाकर अष्टप्रधान बोला जाता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये शिवाजी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, CR दास और गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए यहाँ पर स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो देखिए स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है। देवदार से, गुलदाबदी से, चीड़ से और साइकस से। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो तारपीन का तेल हरी पेड़, चीड़ के मतलब जो जिंदा पेड़ होता है उससे तेल प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नागपुर में, पुणे में, नई दिल्ली में और कोलकाता में। जल्दी से बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं नई दिल्ली, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। जेनेवा में, रियो डी जेनेरो में, पेरिस में और लंदन में। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रथम विश्व सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई। ऑप्शन नंबर ए है 1915 में,
बी है 1920 में, सी है 1922 में और डी है 1914 में। जल्दी से बताइए 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, लेकिन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के उपरांत इसको स्थगित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जिसको इंटरपोल बोलते हैं का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लंदन में, पेरिस में, लियोन में और न्यूयॉर्क में। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लियोन में है। लियोन कहाँ पर है? तो ये फ्रांस में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता है? बताइए 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बुद्ध के मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले कुछ जान लेते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है। और जन्म के उपरांत वह 29 वर्ष के आयु में गृह त्याग दिए और चल आए वो बिहार के बोधगया में आ गए और वहाँ पर आकर वो ज्ञान के प्राप्ति किए। ज्ञान के प्राप्ति के उपरांत वो अपना उपदेश देने गए, तो पहला उपदेश वो अपना सारनाथ में दिए, यूपी में बनारस के पास है सारनाथ में दिए। उसके बाद से 483 ईस्वी में 80 वर्ष के आयु में उनका देहांत हो गया कुशीनगर में, जिसे महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आप देखते होंगे फ्रिज है जो कि किसी भी पदार्थ को उसमें ठंडा करके रखता है, तो उसमें प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए उसमें तीन रासायनिक का प्रयोग किया जाता है। एक होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और तीसरा होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इस प्रकार से ये 3 उसमें प्रयोग किया जाता है और तीनों को मिलाकर बोला जाता है फ्रियोन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए पहले सबसे ज़्यादा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता था, जिससे कि अधिक प्रयोग होने के कारण जो संताप मंडल में ओजोन परत है उसका क्षय होने लगा। तो इसे बचाने के लिए CFC के जगह पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। जो ओजोन परत होता है जिसका अणु सूत्र होता है O3, और संताप मंडल में किसी प्रकार का प्राकृतिक घटना या वायुमंडलीय घटना नहीं बोलते हैं, इसलिए वहीं पर संताप मंडल में ही एरोप्लेन को उड़ाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1914, 1915, 1916, 1919। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब की गई? तो इसका स्थापना 1916 ईस्वी में की गई। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में, कानपुर में, पटना में और बोधगया में। जल्दी से बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये 22 एकड़ में फैला पटना में स्थित है, पटना जंक्शन के पास में बुद्धा स्मृति पार्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि उर्वशी के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर। बताइए 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। उर्वशी के लेखक कौन है? तो उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, राष्ट्र कवि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में और तेलंगाना में।
जल्दी से बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मुल्ला पेरियार बांध जो है वो केरल में है और ये किस नदी पर है, तो ये पेरियार नदी पर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो के बीच लड़ी गई थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पानीपत की जो दूसरी युद्ध हुआ था वो 1556 ईस्वी में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को कौन सी चैनल अलग करती है। 5 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 68 डिग्री चैनल और 15 डिग्री चैनल। बताइए 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करती है, तो 10 डिग्री चैनल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 21वां प्रश्न देखते हैं, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। यहाँ पर बोला गया है एंटीबॉडी, तो जल्दी से बताइए यहाँ पर ओ, ए, बी और ए बी। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, यही कारण है कि यह किसी से भी रक्त ले सकता है, जिसे सर्वग्राही कहा जाता है। और जो ओ ग्रुप होता है इसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए यह किसी को भी ब्लड दे सकता है, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है। और जो एंटीबॉडी या एंटीजन होता है यह कहाँ पाया जाता है, तो यह रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार का रीट जारी करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा टोटल 5 रीट जारी किया जाता है, जिसका व्याख्या अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तेईसवां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 17। बताइए 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो टोटल 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें से एक मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका व्याख्या अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में किया गया है। तो छोटे बच्चों से संबंधित है वो अनुच्छेद 24 में है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रति 2 वर्ष के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो देखिए जो राज्यसभा है इसका तो व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। यह एक अस्थाई सदन है और जिसको हम उच्च सदन भी बोलते हैं। इसके प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य है जो कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया। तो देखिए जो जजिया कर हटाए थे, पहले से तो लागू था, लेकिन 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा इसे हटा दिया गया था, लेकिन पुनः औरंगजेब के द्वारा इस जजिया कर को लगा दिया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। डल झील, बुलर झील, मानसरोवर झील और लोनार झील। बताइए 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। RBI, CHO, UNDP और शिक्षा विभाग। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो UNDP। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है आपके सामने कि कपड़ा धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। Na2CO3, NH2CO3,
CO3NH2H2SO4। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, इसको धोवन सोडा भी बोलते हैं। और खाने वाला सोडा जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, जिसके खाने वाला सोडा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29वां प्रश्न है आपके सामने। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1920 में, 1915 में, 1930 में और 1924 में। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला था और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किए थे और उस टाइम नारा लगाए थे डू एंड डाई, करो और मरो। उस टाइम भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। जल्दी से बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रावी नदी के वैदिक नाम है वो परुष्णी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी। लाहौर की संधि, अमृतसर की संधि, मुंशी गांव की संधि और इलाहाबाद की संधि। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है कि भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और गुजरात। तो इस 33वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। चलिए जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि जांघ की हड्डी को क्या कहा जाता है। टीबिया, फीमर, सिमर और टीमर। तो जांघ की हड्डी को फीमर कहा जाता है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जिसे जांघ का हड्डी बोलते हैं, फीमर। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। बताइए यहाँ पर नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में, फॉर्मिक अम्ल चींटी और बिच्छू के डंक में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी। तो ये 1857 ईस्वी में किए थे। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे। उस टाइम वायसराय थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र ये उत्तर प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि राज्य विलय नीति, जिसे राज्य हड़प नीति भी कहते हैं, इसका प्रतिपादन किया था। तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 39वां प्रश्न है कि संत कबीर के गुरु कौन थे। जल्दी से बताइए यहाँ पर संत कबीर के गुरु कौन थे। तो रामानंद जी हैं संत कबीर के गुरु, जो कि भक्ति काल को दक्षिण से उत्तर की तरफ लेकर आए थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न कि आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में है। तो आटाकामा मरुस्थल ये दक्षिणी अमेरिका में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 41वां प्रश्न है कि ध्रुव पर दिन की अवधि क्या होती है। जो ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव बोले या दक्षिणी ध्रुव बोले, उस पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पहला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है केशव चंद्र सेन, सी है दयानंद सरस्वती और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है।
तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, विष्णु प्रभाकर, सी है महादेवी वर्मा और डी है खुशवंत सिंह। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो मेरा वतन पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, विष्णु प्रभाकर, बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? सुशील कोइराला, बी है रामवरण यादव, सी है विद्या देवी भंडारी और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो रामवरण यादव। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम निर्गत की गई 1975 में, 1917 में, 1933 और डी है 1948। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम 1917 में निर्गत किया गया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि जीना ने किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया? 22 दिसंबर 1939 को, 16 जनवरी 1949 को, 20 अक्टूबर 1939 को और डी है 3 फरवरी 1948 को। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है इनमें से? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास जल्दी से कर दें। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने। मयूराक्षी शहर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल में, बी है उत्तराखंड में, सी है असम में और डी है उड़ीसा में। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मयूराक्षी शहर किस राज्य में स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? झेलम नदी की, बी है कृष्णा नदी की, सी है कावेरी नदी की और डी है गोदावरी नदी की। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो यह एक झेलम नदी की सहायक नदी है। और झेलम नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? ऑप्शन नंबर ए है मुख्य न्यायाधीश, बी है निर्वाचन आयोग, सी है मुख्य चुनाव आयुक्त और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, निर्वाचन आयोग, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? मालाबार तट, कोरोमंडल तट, मकरान तट और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो उसको मकरान तट बोलते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि शून्य आधारित बस्टिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? राजीव गांधी, पीटर पायर, सी है क्रिस जेम्स और डी है ओसनबार्ग स्मिथ।
बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो शून्य आधारित बस्टिंग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे। तो पीटर पायर थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सीमेंट की खोज किसने की थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सीमेंट की खोज किसने की थी। तो जोसेफ अस्पर्टीन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बक्सा बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है। बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में। बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। बक्सा बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये बाघ के लिए परियोजना है। इसका जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही जवाब है। 13 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि दही में खटापन किस एसिड के कारण होता है। साइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। दही में खटापन का मुख्य कारण क्या है, उसमें कौन सा अम्ल होता है। तो उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। शीशम, बरगद, पीपल और बांस। बताइए इनमें से कौन सा पौधा है जो कि सबसे तीव्र गति से बढ़ता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बांस, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। 15 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं। 1, 2, 3 और 4। बताइए 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 3, बिल्कुल सही जवाब है। 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि प्राक्कलन समिति के सदस्य किससे चुने जाते हैं। केवल लोकसभा से, केवल राज्यसभा से, केवल विधानसभा से, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। देखिए प्राक्कलन समिति में टोटल कितना सदस्य होते हैं तो 30। और प्राक्कलन समिति के सदस्य को कौन चुनते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य को लोकसभा के अध्यक्ष चुनते हैं और प्रत्येक 1 वर्ष के लिए वो चुनते हैं। इसका राइट आंसर है, और कहाँ से चुनते हैं तो लोकसभा से चुनते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार कौन था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार जिसका नाम था सिडनी पेटियर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था। कोची में, देहरादून में, दार्जिलिंग में और मालदा में। बताइए यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन है। भारत में पहला इस्लामिक बैंक का स्थापना किस स्थान पर हुआ था। तो कोचीन में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। जापान में, चीन में, भारत में और अमेरिका में। बताइए यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। विश्व में रेशम का प्रचलन किस राज्य में सर्वप्रथम हुआ था। तो चीन में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। 20 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया। हरियाणा में, केरल में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में। बताइए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। 21 नंबर प्रश्न है आपके सामने
कि सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? 7वां, 11वां, 12वां और 13वां। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कलिंग के सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 13वां। सम्राट अशोक द्वारा कितना शिलालेख लिखा गया था? तो 14, जिसमें से 13वां जो शिलालेख था उसी पर कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया था। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया था? इल्तुतमिश, बलबन ने, महमूद गजनवी ने, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो देखिए 40 गुलामों का दल का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। लेकिन इसे किसने समाप्त कर दिया? तो बलबन ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि अकबर का शिक्षक कौन था? मीर बख्शी, मीर मोहम्मद अली, मीर अब्दुल लतीफ़, डी है मीर मोहम्मद कासिक। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अकबर का शिक्षक इनमें से कौन था आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन है। तो अकबर का शिक्षक का नाम था मीर अब्दुल लतीफ़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि वितरक न्याय के संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? अरस्तु ने, प्लूटो ने, नागार्जुन ने, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन है? तो वितरक न्याय का संकल्पना सर्वप्रथम अरस्तु के द्वारा किया गया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? बताइए यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड से, और उत्तराखंड को देवों का भूमि कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील कानून किसे कहा गया है? ना उसमें आप अपील कर सकते हैं, आप अपने पक्ष में कोई वकील रख सकते हैं, और ना कोई दलील कर सकते हैं। बताइए उस कानून को क्या कहते थे जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं रॉलेट एक्ट बिल्कुल सही जवाब है। सत्ताईसवां प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? पायरोमीटर, एक्टिनोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने के लिए एक्टिनोमीटर का प्रयोग करते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? धर्मपाल ने, समुद्रगुप्त ने, हरिसेन ने, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है उसको हरिसेन ने लिखे थे। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को, मोहम्मद गौरी को, मोहम्मद बिन कासिम को, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल सही जवाब है। मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम यह प्रथम मुस्लिम शासक था जो कि भारत आया था। कब आया था?
तो 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था सर्वप्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महासागरों का निर्माण किस चट्टानों से हुआ है? अवसादी चट्टानों से, बेसाल्टिक चट्टानों से, कयांतरित चट्टान से, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 30 नंबर प्रश्न के सही आंसर इनमें से कौन सा है? तो महासागरों का निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। 31 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किसे धातुओं का राजा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सोना को, बी है चांदी को, सी है तांबा को और डी है प्लेटिनम को। बताइए 31 नंबर प्रश्न के सही आंसर कौन सा है? इनमें से किसे धातुओं का राजा कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सोना को, बिल्कुल सही जवाब है। 32 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बलूचिस्तान किस क्षेत्र में स्थित है? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, भूटान में और नेपाल में। बताइए 32 नंबर प्रश्न के सही आंसर कौन सा है? बलूचिस्तान किस देश में स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है, पश्चिमी पाकिस्तान। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब। पहला प्रश्न है आपके सामने कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में और तेलंगाना में। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी केरल बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। पेरियार नदी पर एक बांध है जिस हमेशा बार बार पूछा जाता है। पेरियार नदी पर एक बांध है जिसका नाम है इडुक्की बांध, तो याद रखिएगा गया ये। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि जिप्सम को जलाने पर क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड और बुझा हुआ चूना। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? जिप्सम को जलाने पर क्या प्राप्त होता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में, नासिक में, पुणे में और कोलकाता में। बताइए 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है? हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर कोरपरा CORPA का फुल फॉर्म आपको बताना है। इनमें से चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि सही आंसर कौन सा है। इसमें से सही फुल फॉर्म क्या है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसका सही फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न के अनुच्छेद 51 के ए किस भाग से संबंधित है? भाग 1 से, भाग 2 से, भाग 3 से और भाग 4 से। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं भाग 4, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए भाग 1 में किसके बारे में व्याख्या किया गया है? तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है और इसमें संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 2 है, इसमें नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है, वो भाग 2 है। टोटल भागों की संख्या कितना है? तो 22 है। भाग 3 है, इसमें मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। टोटल 6 मौलिक अधिकार है, इसके बारे में वर्णन भाग 3 में किया गया है। ये अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है भाग 3। भाग 4 जो है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है। ये अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है जो कि भाग 4 है। इसके बाद से जो भाग 4 के एक ए है, इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है और इसी में अनुच्छेद 51 के ए है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने।
संघाई हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? सिक्किम का, मणिपुर का, मिजोरम का और मेघालय का। बताइए 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है? संघाई हिरन किस राज्य की राजकीय पशु है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी सिक्किम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए। धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देते हैं? परावर्तन, अपवर्तन, डिजिटल प्रभाव और इनमें से कोई नहीं। धुआं हो या दूध हो, उसमें हम जब लाइट जलाते हैं तो हमको प्रकाश है जो कि दिखाई देता है, वो किस कारण से दिखाई देता है आपको बताना है। तो डिजिटल प्रभाव के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 8 प्रश्न आपके सामने। घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना किस राज्य में संबंधित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है? घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 9 प्रश्न आपके सामने कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं? 1, 2, 3 और 4। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है? देखिए कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है, और इसको जब इलेक्ट्रॉन कोष के माध्यम से इसको भरा जाए तो पहले में 2 होगा और दूसरे में 4 होगा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कोष होता है, के और एल। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने कि नवरोज उत्सव किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, पारसी धर्म से और जैन धर्म से। बताइए 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है? नवरोज उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो ये पारसी धर्म से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। जो नवरोज त्यौहार है ये बलवन के द्वारा शुरू किया गया था और पारसियों का ये न्यू वर्ष होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है आपके सामने कि वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र क्या है? F बराबर R, 2R बराबर F, R बराबर 2F और R बराबर 3F। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है? वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच के संबंध आपको बताना है। तो जो वक्ता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी के दुगुना होता है। तो R बराबर F2, अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो F बराबर R/2 हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न है आपके सामने कि भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा, मेनार्ड किंग्स के द्वारा और PC महालनोबिस के द्वारा। बताइए 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय की सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी। 13 प्रश्न है कि ओम का नियम क्या है? V बराबर IR, W बराबर VT, I बराबर VR और R बराबर VI। बताइए यहाँ पर 13 प्रश्न का सही आंसर क्या है? ओम का नियम इसमें से कौन सही संबंध है आपको बताना है। तो V बराबर IR होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही बता रहे हैं। 14 प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी है वित्त आयोग और डी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बताइए 14 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताना है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बिल्कुल ही सही जवाब है। 15 प्रश्न है आपके सामने कि जैन शब्द जिन शब्द से निकलता है जिसका अर्थ होता है ज्ञानी, विजेता, विद्वान और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 15 प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो जैन शब्द है वो जिन शब्द से निकलता है तो इसका अर्थ क्या होता है? तो विजेता होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 16 प्रश्न है आपके सामने कि मासिन राम किन पहाड़ियों पर स्थित है? विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होता है वो मासिन राम होता है, जो कि मेघालय में स्थित है। और ये जो मासिन राम है ये किस पहाड़ी पर स्थित है आपको बताना है। जयंतिया, गारो और खासी। गारो, खासी, जयंतिया तीनों ये जो पहाड़ी है इस पर गारो, खासी, जयंतिया जनजाति भी पाई जाती है और ये पहाड़ी मेघालय में स्थित है। आपको यहाँ पर बताना है कि मासिन राम किन पहाड़ियों पर स्थित है। तो ये खासी पहाड़ी पर स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 17 प्रश्न है आपके सामने कि संध्या
गुरंग को किस खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया? बॉक्सिंग, कुश्ती, तैराकी और तीरंदाजी। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो संध्या गुरंग को किस खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था? तो बॉक्सिंग में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 18वां प्रश्न आपके सामने है कि व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का, पेरोक्साइड का और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? वाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही आंसर चुन रहे हैं। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया? 1920 में, 1947, 1910 और 1921। जल्दी से बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1910 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न देख लेते हैं कि दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 2 मार्च को, 3 जनवरी और 28 अगस्त। बताइए 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 28 फरवरी। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन द्वारा दी गई? 71वें, 73वें, 72वें और 74वें। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन द्वारा दी गई? तो 72वें। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही आंसर बता रहे हैं। 22वां प्रश्न है कि पौधों में गैस विनिमय किसके कारण होता है? रंध्रों के द्वारा, तना के द्वारा, पत्तियों के द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पौधों में गैस विनिमय किसके द्वारा होता है? तो ये रंध्रों के द्वारा होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही आंसर बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये मोस्ले के द्वारा दिया गया है। ये है जो कि परमाणु संख्या पर आधारित है। इससे पहले जो आवर्त सारणी दिया गया था वो मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था जो कि परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि अनुच्छेद 279 के एक किससे संबंधित है? नीति आयोग से, वित्त आयोग से, जीएसटी से और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 279 के एक किससे संबंधित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी जीएसटी बता रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वह कैसी होती है? आभासी होती है, वास्तविक होती है, समतल और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वास्तविक होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 26वां प्रश्न है कि पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो ये राजस्थान में लागू हुआ। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न आपके सामने कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किया गया? यानी जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसका नाम था उसका नाम बदल कर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया। तो कब रखा गया? तो 6 अगस्त 2021। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 28वां प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के डैश के कारण बनता है? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विक्षेपण के कारण और क्षेपण के कारण। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस के प्रकाश किरणों के अपवर्तन के कारण बनता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 29वां प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, केरल में और मध्य प्रदेश में। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये केरल में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा है? हीलियम और हाइड्रोजन, हीलियम और थोरियम, हाइड्रोजन और थोरियम, और डी है हाइड्रोजन और सोडियम। बताइए 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है हाइड्रोजन और थोरियम, यानी पहला जो तत्व है वो हाइड्रोजन है और अंतिम जो तत्व है वो थोरियम है। न्यूलैंड्स के द्वारा जो अष्टक नियम दिया गया था, इसमें जो गुण मिलता था यानी 8 तत्वों का ग्रुप बनाए थे, और इसमें जो गुण मिलता था पहला तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण से मिलता जुलता था, तो इसे ही न्यूलैंड्स के अष्टक नियम बोला जाता है। इसमें पहला तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व इसमें थोरियम था। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा था? डांडी मार्च था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। बताइए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1930 में नमक कर से संबंधित कौन सा आंदोलन था? तो डांडी मार्च था, और इसी मार्च के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी शुरुआत हुआ 1930 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में ये शुरू किया गया था, और सहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले तो यहाँ पर समझते हैं कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो उस टाइम के प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो उस टाइम प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक था, और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि चलो लोकू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। बताइए 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? चलो लोकू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की कितना आरक्षण है? 30%, 31%, 32%, 33%। बताइए 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो 33%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर प्रश्न है कि सेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1954 में, 55 में, 58 में और 60 में। तो सेल जो कि महारत्ना कंपनी है, इसका स्थापना जो हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही बता रहे हैं। 36 नंबर प्रश्न है कि बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, पेरिस ऑफ प्लास्टर यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, और वॉशिंग सोडा। बताइए यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी, नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और यमुना नदी। बताइए यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, नर्मदा नदी, बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है तो आपतन और प्रवर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री और 0 डिग्री। बताइए यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो देखिए जब प्रकाश वक्ता त्रिज्या से होकर अगर जाएगी तो इसके बीच एंगल नहीं बनेगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।